हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है अगर कोई भी कैंडिडेट अपना लॉ में पीएचडी करना चाहता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ऐसी जगह से अगर आप अपना पीएचडी करना चाहते हैं तो जो चीज़ें मुझे हेल्प करी मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मेरा पीएचडी में फर्स्ट ईयर है और मैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर रही हूँ। तो मैं वीडियो बनाने से पहले क्लियर कर देती हूँ, कुछ आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो मैं इस वीडियो में जो भी बातें शेयर करने वाली हूँ, ऑब्वियसली सारा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने अपने प्रोफेसर से सीखी हैं, अलग अलग लोगों से। जब मैं पीएचडी का सिनॉप्सिस मेकिंग के प्रोसेस में मैं जिन जिन लोगों से मिली, जो जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये वीडियो का क्रेडिट उन सारे प्रोफेसर्स और जो भी मुझे मिले, जिन्होंने भी मेरी हेल्प करी, उन लोग को जाता है। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितनी मेरी लर्निंग्स और जितना मेरा रिसर्च रहा है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले पीएचडी क्यों करना है? तो ये पर्पस जो है वो सबको ही आई थिंक क्लियर है, क्योंकि पीएचडी में तो हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि सबको पता ही रहता है। तो देखो, सबका अपना पर्पस है, हम वो नहीं, उस पर नहीं डिस्कस करेंगे। सबका अलग अलग रीज़न होता है, तो वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। तो अब अगर आपने जबकि सोच लिया है कि पीएचडी करना है या नहीं करना है ना, अगर आपने सोच लिया कि करना है, तब अब क्या करना है? तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको जैसे DU BHU जहाँ से भी करना है, ठीक है, आपको क्या करना है कि उन जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट से सबसे पहले तो अपडेटेड होना है। ये मैं कुछ बहुत ही अलग बात नहीं बता रही, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं, मतलब कि पता ही नहीं चलता है और नोटिफिकेशन आ गई होती है। आप समझे इस चीज़ को? तो आपको क्या करना है कि एकदम अपडेटेड रहना है, आपको चेक करना है। देखिए, अभी क्या कहते हैं कि थोड़े टाइम में यूजीसी नेट का आंसर की आ जाएगा, तो जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो मतलब आ जाता है, ठीक है, मतलब ये जो है नोटिस आ जाएगा, ये सर्कुलर आ जाएगा कि हाँ अब जो है पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ बताऊंगी, ऐसा मतलब मेरे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि अगर आपको पीएचडी करना है, मतलब अगर आपको एकेडमिक्स में आगे जाना है, आपने सोच रखा है, तो अच्छा ये होता है कि हम लोग पीएचडी अपने जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। तो एक जगह से नहीं, आप 3-4 जगह, जितनी भी जगह है, आप वहाँ पे क्या कहते हैं कि देखते रहिए और पीएचडी के लिए अप्लाई करिए। एक ही जगह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर देखो, श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं है ना, तो बस इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको करना है, जेन्युइनली आपको करना है और आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जहाँ भी मिल रहा है आप कर लीजिए, BDU BHU जो भी हो, है ना, आप कर लीजिए। हो सकता है कि मे बी आपके मन में कुछ और हो, लेकिन एकेडमिक्स के लिए, जैसा मेरे प्रोफेसर ने बताया, कि ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आपकी पीएचडी पहले से हो गई होती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी मत करिए, बट स्टिल तो आप जो भी मतलब ऑप्शन बी लेके चलिए। साफ सीधा कहने का मतलब ये है कि एक ही यूनिवर्सिटी दिमाग में ना रख के 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आप लोग और रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि इसी यूनिवर्सिटी से करना, दैट्स ऑल्सो फाइन। जो कि मुझे बताया गया, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको एक ही से करना, वो भी आपकी चॉइस है। बट अगर आपको पीएचडी करना और एकेडमिक्स में आगे जाना, तो यूजुअली ऐसा होता है कि आप जो है 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करिए। तो पहली चीज़ ये करनी है। रेगुलरली, मैं कह रही हूँ, रेगुलरली आप चेक करते रहिए, आप खुद चेक करिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आ जाता है और पता ही नहीं चलता है कि आ गया है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जेन्युइनली ऐसा होता है, आपको लगेगा हम कुछ भी कह रहे हैं ना, ऐसा होता है। तो ये आपको देखते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सिनॉप्सिस मेकिंग। और सिनॉप्सिस मेकिंग तब नहीं होगा कि आज नोटिस आ चुका है कि अब पीएचडी में एडमिशन होने वाला है तो आपने सिनॉप्सिस मेकिंग शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। सिनॉप्सिस बनाने में आप जितना समय लगाएंगे, आपका सिनॉप्सिस उतना अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट में, अगर आपका सिनॉप्सिस अच्छा है ना, बहुत लोग कहते हैं कि कनेक्शन, हाँ वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उस फैक्ट को डिनाई नहीं करूँगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वी ऑल नो दिस। लेकिन अगर आपका सच में सिनॉप्सिस अच्छा है ना, सच में अगर आपका टॉपिक ऐसा है, मतलब अगर आपके टॉपिक में दम है, आपका टॉपिक में मतलब कुछ वेट है, तो मैं सही बता रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं तो गारंटीड मिलेगा। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। तो अब टॉपिक कैसे चुनना होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि
मैं पर्सनली शेयर करूँ तो मैं बहुत मतलब मुझे लगता था कि अगर मेरे को पीएचडी करना है और मैं किसी प्रोफेसर से जाके ये पूछूं कि कि किस में पीएचडी करना चाहिए, तो वो तो मैं देखा जाए तो मैं तो अपने प्रोफेसर का आइडिया प्रोपोगेट कर रही हूँ ना, तो मेरा कहाँ से आइडिया है। अब बात को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता था क्वेश्चन कितना अजीब होगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप अगर आपकी किसी प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा आपकी बनती है, मतलब वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो आप किसी से जाके किसी एक अकेडमिशियन से जाके पूछेंगे ना कि किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, वो उन लोग का ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। तो ये नहीं पूछना है कि किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, टॉपिक यू हैव टू डिसाइड। अब टॉपिक आपको कैसे डिसाइड करना है ना, ये भी क्वेश्चन है कि क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। देखो 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले ना आपको रिसर्च का पर्पस पता होना चाहिए कि रिसर्च हम लोग किस लिए करते हैं। आप बताइए रिसर्च हम क्यों करते हैं, सोचिए एक बार। रिसर्च हम लोग इसलिए करते हैं क्या कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, वो एक रीज़न है। लेकिन एक्चुअल पर्पस रिसर्च का क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना। मैं अपने राइटिंग से, मैं अपने रिसर्च से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें मैं कुछ और कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। अब बात को समझ रहे हैं, मैं उसमें कुछ और डाल रही हूँ, मेरा उसमें कुछ इनपुट है जिससे कि कुछ फायदा होगा। कुछ भी हो सकता है ना, मे बी मैंने कोई प्रॉब्लम देखी, मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो उस प्रॉब्लम की क्या रेमेडी हो सकती है ना, कि मतलब आप समझ रहे हो, कुछ ऐसा करना जिससे कि सोसाइटी में किसी तरीके की कंट्रीब्यूशन हो। अब क्या वो लागू होगा नहीं लागू होगा, जैसे हम पीएचडी करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो एकदम से इफेक्टिव हो जाएगा, वो सब बात की बात है। एज अ रिसर्चर देखिए, आप एग्जीक्यूटिव नहीं है, एज अ रिसर्चर आपका काम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट करना, उसको बढ़ाना, है ना। बाकी वो सब काम एग्जीक्यूटिव, बाकी दूसरे ऑर्गन का काम है। एज अ रिसर्चर जो आपका काम है उस पर फोकस करिए। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ना किसी भी रिसर्च की, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग इनटू द सोसाइटी। ये पर्पस होता है रिसर्च का। वरना आप 4 पन्ने लिख के बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा। अब बताइए ना, 4 पन्ने आप लिख रहे हैं, जैसे जीआरएफ मिलता है तो सरकार मतलब आपको 4 पन्ने लिखने के लिए थोड़ी पैसे देगी, मतलब आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, यही रीज़न है ना, तभी तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। लेकिन अब ये चीज़ दिमाग में रखने का मतलब ये है कि आप तभी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आप तभी पीस की बात कर पाएंगे व्हेन यू आर वेल फेड। अगर आप ही वेल फेड नहीं है तो आप पीस की बात नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, समझ रहे बात, तो अगर आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाएंगे। इतने समय तक आपको एक चीज़ के साथ रहना है। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने बहुत अकेडमिशियंस के मुंह से बात सुनी है कि जो पीएचडी का टॉपिक होता है, इनफैक्ट रिसेंटली मेरे प्रोफेसर ने क्लास में भी बात कही कि जो पीएचडी का टॉपिक होता है वो हमारा अपना बच्चा होता है, उस बच्चे को पालना पोसना होता है। जितने साल हम पीएचडी करते हैं उतने साल तक हम उस बच्चे को बड़ा करना होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसके साथ रहेंगे जितने भी साल में आप पीएचडी कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। यू आर वेल फेड मतलब कोई चीज़ आपको एक्साइट कर रही हो, कोई चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन दे रही हो। आप समझ रहे हैं बात को। तो मैं थोड़ा सा अपना भी एस्पेक्ट बताऊंगी, जस्ट अगर आपको इससे हेल्प मिले तो, है ना। तो जैसे मैंने जब अपना टॉपिक डिसाइड करना था मेरे को, तो मैं ये बहुत ज़्यादा क्लियर था मेरे को कि मेरे को इंडियन नॉलेज सिस्टम में कुछ करना है। ये मेरे को बहुत शुरू से क्लैरिटी थी। इनफैक्ट जो मेरा डिजर्टेशन भी था वो भी जो था मेरा ऐसा ही था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड था, मतलब एनडीपीएस एक्ट में वैदिक सिस्टम से रिलेटेड था कि कैसे उसमें वैदिक सिस्टम इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो जो मेरा पीएचडी था वो भी मैंने डिसाइडेड था कि मुझे इंडियन नॉलेज सिस्टम से करना है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई पार्ट हो सकता है, लॉ मेकिंग पार्ट हो सकता है, या जुडिशरी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक राइट से रिलेटेड हो सकता है। नंबर ऑफ चीज़ें थी। तो अब मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे क्या करना है इसमें। तो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने बुक्स रीड करी और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए, तब जाके मुझे क्लैरिटी मिलती है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करना है। तो जब मैं बात कर रही हूँ आपके इंटरेस्ट की, तो हो सकता है कि मे बी आपको आईटी लॉ में इंटरेस्ट हो, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको आईटी लॉ में इंटरेस्ट हो। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको आईटी लॉ में इंटरेस्ट है तो
कौन सी स्पेसिफिक पार्ट में इंटरेस्ट है, ये भी चीज़ मैटर करती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एज अ बेयर एक्ट ही बस उसे पढ़ रहे होते हैं। पीएचडी ऑल टुगेदर बहुत नई चीज़ होती है, मैं पर्सनली मानती हूँ बहुत नई चीज़ होती है। मतलब अचानक से हम इतनी फिलोसफी अंदर नहीं आ जाती है ना। सबका अलग अलग होगा, बट मैं अपना पर्सनल रियलाइजेशन बता रही हूँ। ऑल टुगेदर बहुत अलग चीज़ होती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक रीडिंग दैट बेयर एक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या इंटरेस्ट है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे। क्यों अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, क्या पता आपको ये अच्छी लगे। समझ रहे बात को। तो जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है सिर्फ उस पर मत रिलाई करिए। मे बी अगर आपको आईटी लॉ पसंद है, अब आप डीप उसको पढ़ रहे हो, आप उससे रिलेटेड बुक पढ़ रहे हो, आप उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हो, बट आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ओ मतलब कि शायद मैं इसमें काम नहीं कर सकता। कोई चीज़ होती है कि ऊपर से अच्छी लगती है, लेकिन जब अंदर उसमें काम करते हैं ना, पता चलता है हम मुझसे नहीं होगा, ये दूर रहना चाहिए मुझसे। अब बात को समझ तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो आप अभी से चीज़ों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ना कहाँ से, जे स्टोर हो गया, हेन ऑनलाइन हो गया, ठीक है, ये सब अभी मैं आपको आगे और बताऊँगी कि पढ़ना कैसे है। और सिनॉप्सिस बनने के बाद क्या होना है उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। अभी हम लोग इस पर फोकस करें कि टॉपिक चूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, किसी प्रॉब्लम को वो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, है ना। सबसे पहली चीज़ ये है, सोसाइटी में मतलब कंट्रीब्यूशन करे। दूसरा, आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि वो चीज़ रेलेवेंट होनी चाहिए आज के टाइम पे। मतलब आप बात को समझ रहे हैं, मतलब आप किसी ऐसी चीज़ पे काम नहीं कर सकते जो कि आज के टाइम पे रिलेवेंट ही नहीं है। आप जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एआई से रिलेटेड। मान लीजिए अभी एआई इमर्जिंग है बहुत ज़्यादा। अब आज के मान लीजिए 10-15 साल बाद तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अब 15 साल बाद अगर आप लोग ये इस टॉपिक पे आप लोग डिसाइड करोगे कि जो एआई वर्क जनरेट करता है उसकी कॉपीराइट किसको मिलेगी, तो वो पॉइंटलेस है। मतलब 10-15 साल तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, लेकिन कुछ साल बाद ही पॉइंटलेस होगा, वो रिलेवेंट ही नहीं होगा। अब बात को समझ रहे हैं। तो ये आपको चीज़ को ध्यान रखना है कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, आज के टाइम पे रिलेवेंट होनी चाहिए। अब रेलेवेंसी देखने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आप टॉपिक चूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड न्यूज़ देखो, तो आपको पता चलेगा कि आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है, कितना रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, है ना, और बाद में हमें पता चलता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। मे बी एग्जैक्टली सेम वैसे नहीं जैसे हम दिमाग में सोच रहे थे, बट मिलता जुलता काफ़ी ज़्यादा सेम होगा। तो आपने कितनी भी मेहनत करी हो ना, और ये अगर आपके टीचर, आपके मतलब प्रोफेसर ने पकड़ लिया, या मतलब आप इंटरव्यू देने गए और ये चीज़ पकड़ी गई, कितनी भी मेहनत करी हो, पानी में चला जाएगा सब। बात को समझ रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी रेलेवेंसी चेक करना है। और ऐसा होता है कि ऐसे चीज़ों पे काम कर देते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, इंसान पता नहीं होता क्या होता है, ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना सारा पढ़ने लग जाते हैं और ये सब चीज़ें नई नई होती है ना हम लोग के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, और हम ये भूल ही जाते हैं कि उसकी रेलेवेंसी है या नहीं है। हमेशा रिसर्च करते हुए, मतलब प्रोफेसर ऐसा बोलते हैं मेरे, कि हमेशा रिसर्च करते वक्त चेक करते रहना चाहिए कि रेलेवेंसी हमेशा, क्योंकि हम सोसाइटी में हमें कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला है कि वो एरिया जो ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। अब इसको लेके मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है। देखो, ऐसा टॉपिक मिल पाना बहुत मुश्किल होता है कि जो कोई प्रॉब्लम भी हाईलाइट कर रहा हो, रेलेवेंट भी हो, आप समझ रहे हैं बात को, और उसके बाद से मतलब इंटरेस्ट का भी हो और अनएक्सप्लोर्ड भी हो। तो ये बहुत ही कम होता है कि ये चीज़ें मिले, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा एनजीओज़ खुल चुकी हैं। आजकल इतने सारे, देखो कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट ऐसी चीज़ें थोड़ी कम मिल पाती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ से रिलेटेड आप छोटी से छोटी चीज़ आप देखोगे ना, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, कोई ना कोई कैंपेन, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है। तो इस वजह से मैं आपसे बता रही हूँ। तो ऐसा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या होता है, मैं पर्सनली जब मैं अपना टॉपिक चूज़ कर रही थी, तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि जो अनएक्सप्लोर्ड हो, एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड हो। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसके चक्कर में कि एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड हो, अब मैं तो एक अजूबा हूँ नहीं दुनिया में, है ना। तो हो सकता है कि किसी और ने भी काम किया हो, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे परेशान नहीं होना, लेकिन अब इतना भी ऑब्वियस टॉपिक नहीं चूज़ कर लेना,
देखो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बताया कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा कोई टॉपिक मिले। और मिल जाता है तो फिर क्या होता है कि अगर हम एकदम स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो हम लोगों की जो रिसर्च करने वाली जो कैपेसिटी रहती है, रिसर्चिंग एबिलिटी रहती है, इनिशियली थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो मे बी हमें इतना लिटरेचर भी ना मिले। आप चीज़ को समझ रहे हो? तो लिटरेचर भी उतना नहीं मिलेगा। तो तो मतलब मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं भी मिलता तो बहुत ऑब्वियस टॉपिक नहीं लीजिएगा, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सपोज आपने कोई टॉपिक देखा और आपको बहुत इंटरेस्ट है उसमें, और आप देख रहे हो कि उस पर काम हुआ है, तो आप देखो आप उस पर अलग क्या कर सकते हो। जो पेपर है, जो आप देख रहे हो कि इस पर इतना कुछ काम हो रखा है, तो उसमें कुछ तो गैप होगा ना, उस गैप को फिल करने के लिए आप काम करिए। तो मेरा पॉइंट ये है। ये सबका अपना ओपिनियन हो सकता है ना। बट जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जितनी मैंने बातें सुनी है, मैंने उस हिसाब से बताया। बट मैं ये नहीं कह रही कि मिल नहीं सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। बट अब आपके ऊपर है ना, कि कैसे ढूंढेंगे और क्या करेंगे। तो ये 4 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप अपना पीएचडी का टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब अगली चीज़, जब आपने अपना पीएचडी का टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब सिनॉप्सिस आपको बनाना है। अभी आपको अपना सिनॉप्सिस किसी को दिखाना नहीं है, आपको खुद में डिसाइड करना है। अगर आप किसी को बेस्ट यही रहता है, वैसे अगर आप किसी को बहुत क्लोजली जानते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक सोच रहे हैं, ये टॉपिक सोच रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मे बी आप किसी को नहीं जानते हैं और आपको लग रहा है कि आपको मिलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टॉपिक का आइडिया लग चुका है, तो आज के टाइम पे सिनॉप्सिस बनाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सिनॉप्सिस कैसे बनाना होता है, तो जैसे मैं बताऊँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, तो वो जो नोटिस था उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि पहले ये कि पहले क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए। मतलब उसने खुद बता रखा था कि कहाँ पे चैप्टराइजेशन होना चाहिए, कहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए, कहाँ पे लिटरेचर सर्वे होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी लिखा रहता है। और आजकल बहुत सारे टूल्स हैं, तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसका ऐसा सिनॉप्सिस बनाइए। अब उसके बाद से या तो आप टॉपिक बनाते समय अगर आप जानते हैं किसी प्रोफेसर से मिलिए, या जब आपका सिनॉप्सिस बन जाता है तब आप जाके किसी प्रोफेसर से मिलिए, अपना सिनॉप्सिस प्रॉपर प्रिंट आउट करवा के लेके जाइए। और जब मिलिए, प्रॉपर लिटरेचर सर्वे करके जाना। उसके अंदर जो जो सोर्सेज लिखे हैं ना, ये बहुत लोग करते हैं मिस्टेक, मैं बता रही हूँ कि जो सोर्सेज लिखे हैं ना, होता है कि हम लोग कहीं से बनवा लेते हैं, मे बी आइडिया अपना होता है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग इतनी जल्दी हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है बनाना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प लेते हैं। तो आपने जो जो सोर्सेज लिखा पढ़ के जाना, क्योंकि कोई भी एडमिशन का एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि बिना होमवर्क किए हुए स्टूडेंट आया है। तो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, पढ़ के आना, होमवर्क करके लेके जाना है। अगर अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो कि मुझसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि अगर हमारे नोन कोई प्रोफेसर नहीं है, तो हम लोग क्या करें। सो आई टेल यू वन थिंग, बहुत लोग कहते हैं कि कनेक्शन मैटर करता है और ये सारी चीज़ें, तो वो होगा एक चीज़, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आपने सिंसियरली वर्क किया है ना, आप जो है कहीं ना कहीं आपको पक्के से सीट मिलेगी। जैसे सपोज आपका जो भी टॉपिक है, आप क्या करिए, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपके एरिया के पास यूनिवर्सिटी होगा, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपका टॉपिक है, लाइक आईपीआर या इंडियन नॉलेज सिस्टम या आईटी लॉ, जो भी है, तो आप क्या करिए, देखिए कि उससे रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उससे रिलेटेड एक्सपर्ट कौन सी फैकल्टी है। आप उनको मेल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, टीचर्स जेन्युइनली रिप्लाई करते हैं मेल का। अगर आपकी पीएचडी अच्छी होती, मैंने देखा है, करते हैं रिप्लाई, ऐसा नहीं है कि कोई रिप्लाई नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है कि मे बी जो थोड़े सीनियर फैकल्टी रहते हैं, आपको रिप्लाई थोड़ा कम मिलेगा, बट वो लोग रिप्लाई करते हैं मेल पे। इनफैक्ट आपको फ़ोन नंबर भी मिल सकता है, मेल कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे भेज सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़, या तो आप मतलब एलएलएम जहाँ से कि आप किसी भी अगर प्रोफेसर को जानते हो, या किसी भी आप मे बी वहाँ के एल्यूमिनाई कोई होगा, सपोज एल्यूमिनाई, या फिर कोई वहाँ से पीएचडी कर रहा है, तो आप लिंक्डइन पे उसे ढूंढिए, आप उनसे पूछिए, उनके थ्रू आप प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करिए। अब बात को समझ रहे, प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, मैं बता रही हूँ। अगर आपने जेन्युइनली ठीक से काम किया ना, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स, ठीक है कभी कभी होता है कि और भी चीज़ें हो रही होती हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर रियली हेल्पफुल। अगर आप सही से काम करके ले जाएंगे, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह आपको हेल्प पक्के से मिलेगी। तो आपको कैसे मेल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप डायरेक्ट प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, या फिर उस यूनिवर्सिटी का अगर आपको कोई स्टूडेंट दिख रहा है, तो आप उन्हें 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 मैसेज करिए, ठीक है, उनके थ्रू आप मिलिए। जो भी आपको लगता है एक्सपर्ट है, आप उन लोग मतलब जाइए, आप मिलिए, एंड दे विल हेल्प यू। तो ये एक चीज़ है।
अब क्या है कि जब हम पीएचडी के प्रोसेस में अप्लाई करते रहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ना घबराने वाली बात नहीं होती कि अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि वी नेवर नो कि कहाँ पे हो जाए। आप समझ लो इस चीज़ को। तो आपको क्या है कि मतलब कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहना है, ठीक है। अब इंटरव्यू की एक चीज़ बताती हूँ। तो मेरे प्रोफेसर ने, जब मैंने पूछा कि इंटरव्यू में मुझे क्या बात ध्यान रखना है, तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू में मुझे बात बहुत स्ट्राइकिंग लगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इंटरव्यू में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो ध्यान ये रखना है ना कि यू डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर, क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो हैं वो लोग आपके टॉपिक के पर्पस को ऑब्वियसली फेल करने की कोशिश करेंगे। आप हम्बली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ज़िद पे नहीं अड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरे सामने बैठे हैं दे आर मोर नॉलेजेबल देन मी। मैं ये तो इस चीज़ का दावा नहीं कर सकती ना कि मुझे सब पता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।